हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में, एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, तब आप लोगों को मालूम होगा कि आपके एग्ज़ाम में, आपकी तैयारी में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं ये किताबें। और मैं तो आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि हम लोग यूपीएससी से पर भी कई क्लासें ले चुके हैं। बस इतना यकीनन कहा जा सकता है कि अगर आपके दिमाग में यूपीएससी से संबंधित कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ दिया गया है। चाहे आप देखिए फॉर्म भरने को लेकर हो, तैयारी को लेकर हो, परीक्षा के पैटर्न को लेकर हो, सिलेबस को लेकर हो, चाहे वो प्रीलिम्स का सिलेबस हो, मुख्य परीक्षा का सिलेबस हो, फिर चाहे ऑप्शनल पेपर हो आपके, या फिर आप देखिए पुराने क्वेश्चंस पेपर आपके हों, सब कुछ डिस्कस किया गया है। और इसी तरह आपकी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग, और उससे संबंधित आपकी दिमाग में कोई भी डाउट है, तो एमपीपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, इसे आप लोग कवर कर लीजिए। आपके हर सवाल का जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब दिया जाएगा। ठीक है। और एनसीईआरटी क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कक्षा 6वीं की इतिहास की किताब को हम लोगों ने देख लिया था। इसे किस तरह से पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की हुई थी। और आज की इस क्लास में हमें कक्षा 7वीं की जो इतिहास की दूसरी किताब है, आप देखेंगे पहली कक्षा 6वीं की हो गई, दूसरी कक्षा 7वीं की आपको पढ़नी है, हमारा अतीत 2, हमारा अतीत सेकंड के नाम से एक किताब है। और आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। एक बात आप लोगों को से पहले भी कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, अगर मेरी बात मानो, मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा करिए कि पहले एक सब्जेक्ट उठाइए, उसकी सभी किताबों को कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबों को कवर कर लीजिएगा। और इससे क्या रहता है कि आपका फ्लो बना रहता है और आप लोगों को समझ में आ पाता है, आप लोग एक क्लास को दूसरी क्लास से बहुत बेहतर तरीके से जोड़ भी पाते हैं। मेरा यही मानना है कि एक काम अगर एक बार में करें, यानी कि एक सब्जेक्ट एक बार में उठा के हम लोग कवर करें, तो बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं और बहुत बेहतर समझ में हम लोगों को आती हैं। बाकी आपकी इच्छा है। कई लोग क्या करते हैं कि कक्षा 6वीं की सभी किताबें पहले पढ़ते हैं, फिर कक्षा 7वीं की सभी किताबें पढ़ते हैं। इस तरह से वो लोग पढ़ते जाते हैं। और मैं देखिए हमेशा इसी तरह का काम करता हूँ कि पहले एक सब्जेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट को, फिर तीसरे सब्जेक्ट को। इसी तरह से हम लोग देख पाते हैं। और कक्षा 6वीं को हम लोग 7वीं से जोड़ पाते हैं, 7वीं को 8वीं से जोड़ पाते हैं। पूरा इतिहास आपका कवर हो जाता है। ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप लोगों को जो अच्छा लगे, जैसा भी अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं। और देखिए अगर दुकान पर आप लोग जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो इस तरह की कवर पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा इस किताब का। और एक बात याद रखिएगा आप लोग कि आपकी एनसीईआरटी की सभी किताबें टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी गई हैं, तो वहां आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसे आप लोग सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। और ये आप लोग जब कॉलेज स्कूल के टाइम में आप लोग होंगे तो आपने इन्हें देखा भी होगा, कक्षा 7वीं में इस किताब को पढ़ा होगा। और कॉलेज के टाइम भी आप लोग अगर बीए कर रहे होंगे तब भी आप लोग इतिहास तो पढ़ते ही रहते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसे हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, यानी कि अध्याय, चैप्टर देख लेते हैं। ठीक है। और आप देखेंगे, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक सामान्य जानकारी के लिए आप लोग देखते रहा करिएगा। और आपका एनसीईआरटी बेस मजबूत करती हैं। समझ रहे हैं आप लोग मकान बनाते हैं ना, इमारत बनाते हैं ना, तो उसके नीचे आप देखते हैं कि गड्ढा खोदकर ज़मीन में नींव भरी जाती है कि उस इमारत की मजबूती बनी रहे। और यहाँ नोट्स बनाने की बात होती है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि पहली बार जब आप लोगों को पढ़ना है एनसीईआरटी किताबें, तो बिल्कुल नोट्स, कोई भी नोट्स नहीं बनाना है। जब तक आप लोग एक बार पढ़ नहीं लेते अच्छी से, तब तक आप लोग कुछ भी मत करिएगा। एक बार आप लोगों को बस जायजा लेना है, एक एक शब्द को देखना है, एक एक हेडलाइन को देखना है, हेडलाइन। और अब देखेंगे आप लोग, और एक तरह से आप देखिए पहली बार आप लोग जब भी कोई भी किताब उठाकर पढ़ते हैं तो उसका नोट्स मत बनाया करिएगा, क्योंकि पहली बार पढ़ने में आप लोगों को हर शब्द नया लगता है और आपको लगता है कि पूरी किताब आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
और अगर पहली बार में नोट्स बनाने बैठोगे ना आप लोग, तो पूरी आप किताब की किताब उतार के रख दोगे। तो एक से दो बार आप लोग जब पढ़ लेते हैं, बाद में आप देखते हैं कि आपके पास कम शब्द बचते हैं कि जिनका आपको नोट करने की ज़रूरत है, और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग नोट्स बनाते हैं कि एग्ज़ाम पास में है तो हम रिवीजन कर सकें। और रिवीजन हम लोग उसी का करते हैं जो हमें याद नहीं रहता है, भूलने की संभावना रहती है। अब देखिए आप लोग कि मैं मान लीजिए कि कोई भी रिपोर्ट आ रही है, आप देखते हैं इंडेक्स आते रहते हैं, रिपोर्ट आती रहती है। अगर मुझसे कहा जाए कि मैं नोट्स कैसा बनाऊंगा, तो मैं देखिए आप लोग देखेंगे कि मुझे जो याद होगा उसके बारे में और जो हम कभी नहीं भूलेंगे उसे मैं नोट्स में शामिल ही नहीं करूंगा। और करूंगा भी तो आप देखेंगे पहली बार ये रिपोर्ट कब जारी की गई थी, और अभी वर्तमान में उसकी थीम क्या रखी गई है, सब्जेक्ट क्या रखा गया है, और किन आधारों को ध्यान में रखते हुए उस रिपोर्ट को बनाया जाता है, और कौन सा संगठन उसे जारी करता है, यही हम उसमें काम करेंगे। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि कौन सा अध्याय पढ़ना है आप लोगों को। पहले अध्याय में आप लोग हजार वर्षों के दौरान, जो हजार वर्षों से आप देखिए दौरान परिवर्तन हुआ है, उसकी पड़ताल आप लोग देखेंगे। और देखिए एक एक चैप्टर को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो हर शब्द आप लोगों को समझ में आएगा, हर टॉपिक आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में लिखी गई हैं किताबें। फिर आप लोग दूसरे अध्याय में नए राजा और उनके कार्यों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय में आप लोग दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। चौथे अध्याय में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पांचवें अध्याय में शासक और उनसे जुड़ी जो इमारतें हैं, उनने इमारतें बनवाई हुई हैं, उनके बारे में पढ़ोगे। फिर छठवें अध्याय में आप लोग नगर, व्यापारी और शिल्पी जन के बारे में पढ़ोगे। सातवें अध्याय में जनजातीय, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में पढ़ोगे। आठवें अध्याय में ईश्वर से अनुराग के बारे में पढ़ोगे। नौवें अध्याय में क्षेत्रीय संस्कृतियों का जो निर्माण हुआ है उसके बारे में पढ़ोगे। 10वें अध्याय में आप लोग 18वीं शताब्दी में नए जो राजनीतिक गठन हुए उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। तो इस किताब में आप लोगों को 10 अध्याय पढ़ना है। कितना? 10 अध्याय पढ़ना है। और यहाँ आप लोगों को शब्दों की परिभाषा देखने को मिलेगी। बहुत ही आप देखिए कि उदाहरण देकर आपको समझाया जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से आप लोग एक एक शब्द को समझ पाएंगे। ठीक है। एक छोटा सा खंड, कल्पना करें अब आपकी बारी है अतीत में जाकर उस समय जीवन का जायजा लेने का। और बड़े आप देखिए कि उदाहरण दे देकर आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा, चित्र आपको देखने को मिलेंगे इसमें। चलिए पहले अध्याय को हम लोग देख लेते हैं, एक ओवरव्यू उसका देख लेते हैं। देखिए जो हजार वर्षों के दौरान जो परिवर्तन की पड़ताल आप लोगों का पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है। इसमें आप देखेंगे कि इस तरह की मानचित्र भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो पहला मानचित्र आप लोग देख रहे हैं ना, ये 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है इसमें, इस मैप में। ठीक है। तो ये भी आप लोग पढ़ेंगे। ये फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1700 आप देखिए 20 में बनाया था इस मैप को। ठीक है। और देखिए भारत का ये मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। 18वीं सदी के आरंभ में गियोलोम द लेस्ली की एटलस नूमो के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। और इसमें नई और पुरानी शब्दावली हैं जो उनके बारे में आप लोग देखते रहेंगे, जानते रहेंगे। इतिहास, उनके स्रोत क्या है, किन से आप लोग उस समय के इतिहास को देखते हैं, उसके बारे में आप लोग इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। अब देखिए आप लोग कि अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी और जब इतिहास की कोई स्पेशल बुक्स आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने अभिलेखागार आएगा शब्द, तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि अभिलेखागार होता क्या है। इन्हीं शब्दों की परिभाषा के लिए, इन्हीं शब्दों का बेस बनाने के लिए, समझने के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी किताबें पढ़ने के लिए कहा जाता है। और आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे आप लोग। और आप देखिए यह चित्र आप लोग देख रहे होंगे, यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। और इस चित्र का आकार आप देखेंगे सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर
और इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनीएचर कहा जाता है। और कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। चलिए ये भी आप देखिएगा। ये लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। आप देख लीजिए, ये उस समय भाषा हुआ करती थी। ठीक है, चलिए तो ये भी आप लोग देखेंगे। फिर आप लोग नए सामाजिक और राजनीतिक जो समूह बने उनके बारे में पढ़ेंगे, आप लोग उन्हें भी समझेंगे इसी में, और ये आप लोग देखते रहेंगे। पर्यावास क्या होता है ये आप देखिए। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। किसका? पर्यावास का मतलब है पर्यावास का। चलिए तो ये भी आप देखिए। क्षेत्र और साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे, उनके बारे में पढ़ोगे आप लोग मैप के सहारे। देखिए तो ये सब आप लोगों को देखना है अच्छे से। और 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। और ये आप लोग भी जानते हैं, वर्तमान में भी देखिए आप लोग कि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। चलिए पुराने और नए धर्म के बारे में आप लोग पढ़ोगे। इतिहास के जिन हजारों वर्षों का पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन हुए। संरक्षक क्या होता है? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसे संरक्षक कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखना है। इन शब्दों की परिभाषा आपको बड़े ध्यान से रखना है। आगे ये शब्द आप लोगों को मिलेंगे जब स्पेशल आप लोग कोई किताब उठा के देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो उस समय आप लोगों को काफ़ी मदद करेंगे। और जब आप लोगों का ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है तो उसके बाद आप देखिए अभ्यास के लिए यहाँ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो आप लोग इन्हें भी पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा। ठीक है, और ये आप लोगों की रिवीजन एक तरह से आप लोगों की, वो कहते हैं ना मॉक टेस्ट देते हैं ना आप लोग, जब कोई आप लोग किताब पढ़ लेते हैं उसके बाद आप लोग अपनी औकात पता करने के लिए, सीधी सी भाषा में अगर हम लोग बोलें तो मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि हम आप लोग अपनी औकात चेक कर रहे हैं कि हमारी औकात कहाँ तक पहुँची है। तो इन्हें भी देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा। और इसी तरह से आप देखेंगे कि आपको 10 ही चैप्टर आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। पहली बार में बिल्कुल आप लोग नोट्स बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, आप केवल समझने की कोशिश कीजिएगा। और नोट्स बनाने का काम, अधिकतर नोट्स बनाने का काम आप लोग अपने दिमाग में किया करिएगा, दिमाग में स्टोर किया करिएगा। क्योंकि परीक्षा हॉल में ना तो आप लोगों को कोई पेपर मिलेगा ये घर से ले जाने के लिए कि आप नोट्स बनाकर अच्छा बना के रख लिया, उसे आप पेपर मतलब आप देखिए परीक्षा हॉल में ले जा सकें, इसलिए दिमाग ही आपका नोट्स होना चाहिए। चलिए तो ये कक्षा 6वीं का इतिहास, कक्षा 7वीं की इतिहास की किताब है। कक्षा 6वीं की हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। अगली क्लास में हम लोग कक्षा 8वीं की इतिहास की जो किताब है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसमें क्या पढ़ना है तो उसे भी हम लोग देख लेंगे। कोई आपका सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग नीचे बता सकते हैं। ठीक है।